हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रियोलॉजी ऑफ पॉलीमर। रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिफॉर्मेशन एंड फ्लो ऑफ मटेरियल अंडर स्ट्रेस। तो रियोलॉजी क्या हुई स्टडी, उसकी डिफॉर्मेशन को लेकर के और फ्लो बिहेवियर को लेकर के, जब हम उस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ पॉलीमर आर स्ट्रांगली influenced by polymer structure and the interfacial characteristics। रियोलॉजिकल बिहेवियर होता है पॉलीमर का, वो किस पर डिपेंड करता है, किससे इन्फ्लुएंस होता है, उसके स्ट्रक्चर से और इंटरफेशियल करेक्टरिस्टिक्स से कि किस तरह की उसमें बॉन्डिंग प्रेजेंट है। पॉलीमर मेल्ट्स आर यूजुअली नॉन न्यूटोनियन लिक्विड्स। ये क्या रहते हैं? नॉन न्यूटोनियन लिक्विड्स रहते हैं, मतलब कि इनकी जो विस्कोसिटी रहती है वो कांस्टेंट नहीं होती है। ओके, न्यूटोनियन लिक्विड्स में विस्कोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, और इनमें विस्कोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। दिस मीन्स दैट देयर विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन द अप्लाइड शियर स्ट्रेस। तो इसका मतलब ये है कि इनकी विस्कोसिटी किस पर डिपेंड करेगी? शियर स्ट्रेस पर। जितना ज़्यादा शियर स्ट्रेस उतना ही विस्कोसिटी में भी चेंज आएगा, क्योंकि ये इनकांस्टेंट है। अब शियर स्ट्रेस क्या रहता है? अ टाइप ऑफ स्ट्रेस that acts coplanar with cross section of material। ये एक तरह का स्ट्रेस होता है जो कि कोप्लेनर रहता है विथ क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल। इन सिंपल वर्ड्स, स्ट्रेस पैरेलल टू मटेरियल। ठीक है, तो ये किस तरह का स्ट्रेस रहता है? जो कि पैरेलल होता है मैटर के साथ। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हम नॉर्मल जो स्ट्रेस अप्लाई करते हैं वो हम इस तरह से अप्लाई करते हैं। स्ट्रेस का हमें पता है क्या होता है, सिग्मा से हम इसे डिनोट करते हैं, दैट इज फोर्स बाय पर यूनिट एरिया। तो हम किस एरिया पर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं? पर यूनिट एरिया पर हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ये किस तरह का स्ट्रेस होता है? इस तरह से इसको हम टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं शियर स्ट्रेस को। तो इस तरह से हम इसको कोप्लेनर पैरेलल टू द मैटर इसको अप्लाई करते हैं, जिस वजह से पहले हमारा यहाँ पे था, इस तरह से था मैटर, और इसमें क्या हो गया? अब डिस्प्लेसमेंट होगी, तो इतना ये क्या हो गया? आगे बढ़ गया। तो ये क्या कर देता है? इसमें डिस्प्लेसमेंट कॉज करता है। पॉलीमर मेल्ट्स हैव मोर विस्कोसिटी देन मोनोमर। अब पॉलीमर मेल्ट्स की विस्कोसिटी क्या रहती है? ज़्यादा रहती है इन कंपेरिजन टू मोनोमर बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि पॉलीमर मेल्ट्स जो होते हैं वो बहुत ही, उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिस वजह से इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है, और बल्कि साइड ग्रुप होने की वजह से भी इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। दिस इज ड्यू टू entanglement of polymer chains and intermolecular forces between the polymer molecules। तो ये क्या रहता है? दिस इज ड्यू टू इंटेंगलमेंट। अब हमारा जो पॉलीमर है वो एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, तो वो ओरिएंटेड नहीं रहता है, वो एकदम से एंटेंगल्ड रहेगा उसका स्ट्रक्चर। ओके, तो इस वजह से, और इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इस वजह से ये क्या रहता है? हाईली विस्कस रहता है इन कंपैरिजन टू मोनोमर। The shear rate and shear stress for such fluids are related by following equation। तो इस तरह से हम इस केस के लिए रिप्रेजेंट करेंगे shear rate और shear stress को। तो shear rate किसके बराबर रहता है? फ्लूइड के shear stress के बराबर। गामा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? shear rate। shear rate यानी कि वेलोसिटी, कि जिस तरह से ये हमने shear stress को अप्लाई किया, ये मूव किया, तो इसमें क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुई, तो इसने क्या रिप्रेजेंट किया? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया। ओके, तो ये शियर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है गामा। इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट मोस्ट पॉलीमर मेल्ट्स एग्जिबिट शियर थिनिंग। अब ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जो हमारे मैक्सिमम पॉलीमर मेल्ट्स होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं शियर थिनिंग। शियर थिनिंग क्या होता है? दिस इज कॉज्ड बाय डिसएंटेंगलमेंट ऑफ पॉलीमर चेन ड्यूरिंग फ्लो। अब क्या होगा? जिस तरह से हम बार बार शियर स्ट्रेस को अप्लाई करते रहेंगे तो हमारा क्या रहेगा? हमारा पॉलीमर धीरे धीरे डिसएंटेंगल्ड होना शुरू हो जाएगा। पहले वो एंटेंगल्ड था, फिर वो डिसएंटेंगल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं हम? शियर थिनिंग कहते हैं। पॉलीमर चेन्स आर रेंडमली ओरिएंटेड एट रेस्ट। जब हमारा पॉलीमर रेस्ट पोजिशन में होता है तो वो किस तरह से होता है? रैंडमली ओरिएंटेड होता है। ऑन शेयरिंग दे बिगेन टू डिसएंटेंगल। जैसे ही हम उसको
शियर स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं वो डिसएंटेंगल होना शुरू हो जाता है एंड स्टार्ट अलाइनिंग विच कॉजेज द लोअरिंग ऑफ विस्कोसिटी। अब डिसएंटेंगलमेंट कम होगी तो वो क्या करेगा, जो स्ट्रक्चर होगा उसकी जो पॉलीमर चेन्स होंगी वो अलाइन होना शुरू हो जाएंगी, ओरिएंट होना शुरू हो जाएंगी। इसकी वजह से उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम होना शुरू हो जाएगी। द डिग्री ऑफ डिसएंटेंगलमेंट डिपेंड्स अपॉन शियर स्ट्रेस। अब जितना ज़्यादा हमारा शियर स्ट्रेस रहेगा उतनी ही ज़्यादा डिसएंटेंगलमेंट होगी। अब बहुत ही ज़्यादा अगर हमने शियर स्ट्रेस लगाया है तो हमारा जो पॉलीमर होगा वो हाईली ओरिएंटेड होगा, अलाइंड होगा। In this situation, the viscosity of the polymer melt is independent of shear stress and the polymer behaves like a Newtonian fluid। अब इस केस में क्या होगा, जब हमारा पॉलीमर डिसएंटेंगल हो जाएगा तब उस विस्कोसिटी होगी वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी शियर स्ट्रेस को लेकर के। पहले वो डिपेंडेंट थी इसके ऊपर, अब वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी। अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि वो क्या बन गया है अब, न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या रहता है, जो विस्कोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। विद इंक्रीज इन शियर स्ट्रेस विस्कोसिटी डिक्रीजेज एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स कांस्टेंट। फिर क्या हो जाता है, ये कांस्टेंट हो जाती है। तो ये क्या है, विस्कोसिटी है। और यहाँ पे हमारा शियर स्ट्रेस बताया जा रहा है। जितना ज़्यादा हम शियर स्ट्रेस को लगाएंगे तो विस्कोसिटी पहले बहुत ज़्यादा थी, फिर अल्टीमेटली वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो रिहोलॉजी हमें बताती है हमारे पॉलीमर्स के फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स को, रिहोलॉजी हमें बताती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो रिहोलॉजी ऑफ पॉलीमर। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।